स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुकुल में। आज का हमारा क्लास है भारत की नदियां यानी कि रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। इससे पिछले क्लास में हमने भारत के प्रमुख दर्रे यानी कि माउंटेनियस पास के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था और इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को भी कर लिए थे। ठीक इसी पैटर्न पर हमारा आज का क्लास है। पहले हम सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और फिर इस सेगमेंट से पूछे गए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो पहला स्लाइड है इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत की नदियों को हम लोग दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला हिमालयी नदियां, सेकंड प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि मध्य भारत एवं दक्षिण भारत की नदियां। हिमालयी नदियां वैसी नदियां जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है उसे हिमालयी नदियां कही जाती है। और इसमें जो है मुख्य रूप से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, ये तीनों नदियां आती है। हिमालयी नदियां का जो विशेषता अगर देखा जाए, इसमें सालों भर पानी रहता है यानी कि 12 माह जो है इन नदियों में पानी रहती है। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाए तो जो दक्षिण भारत और मध्य भारत की नदियां हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसका मेन रीजन यह है कि जो यह रिवर सिस्टम चैप्टर है यह बहुत ही लंबी चैप्टर है और कहीं ना कहीं इसे हम लोग 2 से 3 वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो यह हम देखते हैं महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह जो नदियां हैं और साथ ही साथ जो नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती होती है, खंबात की खाड़ी में जो नदियां गिरती होती है, साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती, यह जो चारों नदियां हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। सिंधु नदी तंत्र जो है इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील से यह नदी निकलती हुई, यह विशाल नदी जो कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, यह लद्दाख में प्रवेश करती है। और यहीं पर हम देखते होते हैं कि लद्दाख में ही जो एक जगह है यह लेह, लद्दाख का ही जो एक शहर है लेह, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जिस जगह पर सिंधु नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, इस जगह का जो नाम है यह है दमचौक, ध्यान रखिएगा दमचौक। और जिस जगह पर सिंधु नदी भारत से पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है, इस जगह का नाम है चिल्लास, इस जगह का नाम है चिल्लास। और फिर यह भारत पाकिस्तान सीमाओं के समानांतर बहती हुई यह अरब सागर में गिरती होती है कराची के निकट, ध्यान रखिएगा कराची के निकट। अगर लाहौर दे तो रावी, लाहौर जहां रो से खत्म हो रहा है लाहौर, रावी, लाहौर जो है यह रावी नदी के तट पर है। लेह जो है यह सिंधु नदी के तट पर है। और यही कराची की बात की जाए यह भी सिंधु नदी के तट पर है और यह अरबियन सी में गिरती होती है। आप जानते हैं जो अरब सागर है प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम ओर जो है यह अरब सागर है, अरबियन सी है। जबकि अगर प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी ओर बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है यह है सिंधु नदी, गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो मुख्य नदियां हैं यह बंगाल की खाड़ी में गिरती होती है। पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी जो है यह 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान, यह तीनों देशों से होकर बहती है सिंधु नदी, चीन, भारत, पाकिस्तान। और हम देखते होते हैं जो इसका उद्गम स्रोत है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। जबकि हम लोग इन सभी टॉपिक पर अभी डिस्कस किए हुए थे, अरब सागर में गिरती है। अच्छा, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियां तिब्बत से आती है। एक जो सतलज नदी है यह तिब्बत के राकस ताल से निकलती है, कहीं राकस ताल कहीं राक्षस ताल लिखा हुआ रहता है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये जो सतलज नदी है यह भी तिब्बत से निकलती है। और एक नदी और है जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भी तिब्बत के चेमांगयुंग डुंग ग्लेशियर से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती होती है। इस तरह से 3 नदियों का जो उद्गम है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यह तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत ही है। और यही हम देखते होते हैं कि सिंधु नदी के ही दाएं तट पर जो एक शहर है यह लेह सिचुएटेड, लेह जो है यह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। और यह जो गिरती है नदी, यह जो नदी गिरती है यह कहाँ गिरती है तो यह अरब सागर में गिरती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सहायक नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सहायक नदियों के बारे में बात किया जाए तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यह जो 5 नदियां हैं यह सिंधु नदी में आकर मिलती होती है।
यह पांचों नदियां पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। इसको थोड़ा सा आप लोग बहुत ही प्रॉपर वे में ये कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसको आप याद कर लीजिए। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये कहीं ना कहीं बहुत ही आपको आगे काम देने वाला है। यह जो पांचों नदी है कहीं ना कहीं इसी पर हम आज का पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यहीं पर हम देखते होते हैं कि सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता होता है 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में आजादी के बाद जो है यह जो समझौता होता है 1960 ईस्वी में, यह इसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा जो हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसमें बेसिकली 6 नदियां हैं जो कि आप देख रहे हैं, सिंधु नदी, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। 6 नदियों में से जो 3 नदियां ऊपर के 3 नदियां हैं या जो उत्तर के 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, इस पर जो है पानी का अधिकार, इन तीनों नदियों पर पानी का अधिकार या इसका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। इसका नियंत्रण पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। हालांकि सिंधु, झेलम, चेनाब के जल का जो ओवरऑल 20% जो पानी है यह भारत यूज कर सकता है। कितना परसेंट? तो 20% पानी। अब यहीं पर बात आती है कि जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलुज, यह जो नीचे की 3 नदियां हैं, इसका नियंत्रण जो है यह भारत के हाथों सौंप दिया जाता है। भारत, ठीक, इन तीनों नदियों पर जो है नियंत्रण यह भारत का है। यहीं पर अगर बात की जाए तो अगर हम सबसे पहले सहायक नदियों के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है जो मुख्य सहायक नदी है सिंधु की, सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह है चिनाब नदी। चिनाब नदी जो कि निकलती तो है हिमाचल प्रदेश से, और यह जो नदी है यह चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा जो है यह 2 नदियों के संयुक्त धारा को कहा जाता है चंद्रभागा। पहला तो चंद्र और दूसरा भागा, 2 नदियां आकर जहां मिलती है यहां से इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती है इसका नाम जो है चिनाब हो जाता है, और चिनाब नदी जो है यह मिलती है पाकिस्तान में जाकर, किससे? तो सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। लेकिन चिनाब जो है चूंकि यह सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, तो चारों जो और सहायक नदी बच गया, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये चारों नदियां जो है कहीं ना कहीं चेनाब में ही आकर मिलती होती है। चेनाब नदियों में ही आकर मिलती होती है। हालांकि व्यास नदी सतलुज नदी से ही पंजाब के हरीके में मिल जाती है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मोटे तौर पर यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है यह बारालाचा दर्रा है। कौन सा भारतीय राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। और यह मिलती किससे? सिंधु नदी से मिलती है। हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। सिंधु जो है, चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। और हम देखते होते हैं कि सिंधु नदी में मिलने से पहले यह चारों नदियों की सहायक नदियां बन जाती है। अब हम लोग झेलम नदी के बारे में डिस्कस करते हैं। झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है यह कश्मीर के वेरीनाग झील से होता है। कश्मीर के वेरीनाग झील से होता है, जबकि हम देखते होते हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई जो है पाकिस्तान के झंग के निकट जो है ये चिनाब नदी में मिल जाती है। किस नदी में? तो चिनाब नदी में मिल जाती है आकर। झेलम निकली कहां से? कश्मीर के वेरीनाग झील से। जबकि अगर रावी की बात की जाए, रौ से रावी, रौ से रोहतांग, रौ से रावी, रौ से रोहतांग। रावी नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती होती है। रोहतांग दर्रे से निकलती होती है और यह जो है कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट जो है चिनाब नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी से? चिनाब नदी से मिल जाती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि नदियों का उद्गम दर्रे से होता क्यों है। तो यहाँ पर जो है यह दर्रा जो होता है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है, और जब यह बर्फ पिघलती होती है तो एक नदी का रूप ले लेती है। धीरे धीरे जो है एक नदी का रूप ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की मात्रा जो होती है यह बहुत ही अधिक होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि रावी नदी का जो उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, जबकि व्यास नदी भी जो है यह रोहतांग दर्रे से ही निकलती होती है। रावी, रौ से रावी, जहां पर रौ से शुरू हो रहा है रावी, जबकि लाहौर जो है यह रावी नदी के ही तट पर स्थित है। लाहौर,
लाहौर, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। रॉ से खत्म, रॉ से शुरू। लाहौर रावी नदी के तट पर, और कराची सिंधु नदी के तट पर, लेह सिंधु नदी के तट पर। नदियों के किनारे जो स्थित शहर है ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं इसको आप अगर कंसेप्ट से एक बार पढ़ लेते हैं फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो यह मैप है, यकीन मानिए कि मैप के सहायता से आप बहुत ही इजीली कवर कर सकते हैं इन सभी टॉपिक को। इसके बाद अब बात आती है व्यास नदी, सतलज नदी। व्यास नदी के बारे में बात की जाए तो व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती होती है और पंजाब के हरिके के पास जो है सतलज नदी से मिल जाती है। यह नदी जो है व्यास नदी सतलज से मिल जाती है, सतलज से मिल जाती है। कहाँ पर? हरिके। हरिके याद रखिएगा, हरिके। यहीं से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका, हरिके। सतलज नदी जो है यह नदी तिब्बत के राकसताल से निकलती होती है, अभी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। और यह कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है, और यह जो व्यास है यह सतलज से मिल जाती है। व्यास नदी आकर सतलज से मिलती है, फिर इसके बाद जो है यह सतलज नदी जो है व्यास के जल को लेकर किससे मिलती है? तो यह चेनाब से मिलती है, और बाद में जो है लगभग अबाउट 45 किलोमीटर बहते हुए जो है पांचों नदियां मीठन कोट के पास, मीठन कोट के पास पांचों नदियां जो है यह मीठन कोट के पास जो है पाकिस्तान में मीठन कोट के पास जो है यह मिल जा, पांचों नदियां जो है यह जो मीठन कोट आप देख रहे हैं यह किससे मिलती है? सिंधु नदी से आकर मिलती है। किससे? तो सिंधु नदी से आकर मिलती है। यहीं पर अगर बात की जाए तो इसके बाद यह कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस प्रकार हम देखें अभी कि जो झेलम नदी है यह वेरीनाग झील से निकलती है जम्मू कश्मीर से, और यह मिलती कहाँ है? तो चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं चेनाब नदी से। रावी नदी की बात की जाए, रो से रावी, रो से रोहतांग। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती होती है, और यह जो है किससे मिलती है? तो यह चेनाब नदी से आकर मिल जाती है, और लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। सतलुज की बात की जाए राकसताल से निकलती है, और यह फिर जो है पाकिस्तान में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। जबकि व्यास की बात की जाती है, यह भी रोहतांग दर्रे से ही निकल रही है, और यह मिलती किससे है? तो यह सतलुज नदी से आकर पंजाब में हरिके क्षेत्र में जो है, पंजाब के हरिके क्षेत्र में जो है यह मिलती है किस नदी से? तो यह मिलती है सतलज नदी से। और यहीं पर बात आती है कि जो पंजाब का हरिके क्षेत्र है, ये जहां पर दोनों नदियों का संगम होता है व्यास और सतलुज का, यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब राजस्थान की ओर चली जाती है, पंजाब राजस्थान की ओर चली जाती है। भारत की सबसे लंबी नहर जो है यह व्यास और सतलज नदी के संगम हरिके क्षेत्र से ही निकलती होती है। नेक्स्ट आइए अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जो यह ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती होती है, चेमांग युंग डिंग ग्लेशियर से। और हम देखते होते हैं कि जो सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र है, इन तीनों नदियों का जो उद्गम है यह तिब्बत ही है, यह तिब्बत ही है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन भारत बांग्लादेश। सिंधु नदी जो है चीन, भारत, पाकिस्तान। और अगर बात किया जाए टोटल लेंथ के बारे में ब्रह्मपुत्र नदी, तो यह 2900 किलोमीटर लंबी है, जबकि 916 किलोमीटर यह भारत में बहती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, यार्लुंग सांगपो कहा जाता है, कहीं जांगपो लिखा हुआ रहता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये असम में प्रवेश करती है यहाँ पर इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारा जाता है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो है जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो उसे मेघना कहा जाता है, उसके बाद पद्मा। इसके बारे में हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। यहीं पर हम लोग अभी देखे हुए थे, यह जो निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती होती है। तिब्बत में से सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग के नाम से। जबकि जब ये असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे सहायक नदियां हैं, इसको इन सभी नदियों को याद नहीं करना है। अगर आप MTS SSC
और कहीं ना कहीं रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी सब का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो ये वाला कहीं ना कहीं स्लाइड है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड से नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली, यह चारों नदियां मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। और जो दाएं साइड से नदियां हैं यह सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता, यह चारों नदियां जो है यह दाएं साइड से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से। यही अगर हम लोग बात करें तो दाएं साइड बाएं साइड क्यों बोले, तो नदी जिस ओर बह रही है उधर की ओर आप अपना फेस खड़े करके रहिए और देखिए कौन सा हाथ किधर है। तो हम लोग देखते होते हैं अगर हम नदी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में खड़े होते हैं तो इस प्रकार जो है यह हमारा दायां होता है जबकि यह हमारा बायां होता है। तो दिबांग, लोहित, धनश्री, कोपिली यह चार नदी है जो कि बाएं साइड से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में, जबकि दाएं साइड से सुबनसिरी, मानस, संकोच, तीस्ता। तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है यह चोलामू जिले सिक्किम। दुनिया का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि कौन से राज्य में है, असम, काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है यह सिक्किम है और यह मिल जाती है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बराक नदी की बात की जाए, एक और नदी है जो कि बराक नदी है, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती होती है। इसके बाद यह मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह जो बराक नदी है यह अरुणाचल प्रदेश की ओर जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यह मणिपुर, मिजोरम है यह कहीं ना कहीं निचले हिस्से में, जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है यह सबसे उत्तरी हिस्से में है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी के साथ मिलती है तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, दैट इज सुंदरवन डेल्टा। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह है माजुली। कौन से राज्य में है, असम में। कौन से राज्य में है, असम में। इस प्रकार जो हम अभी स्लाइड को डिस्कस किए थे, थोड़ा सा हम लोग संक्षिप्त रूप से इसे पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त रूप से हम इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। यहीं पर सबसे पहले हम जो डिस्कस किए थे यह आ जाएगा सिंधु नदी जो कि यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है, दमचौक के पास ये भारत में प्रवेश कर रही है, लेह इसके किनारे शहर और चिल्लास के पास ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद जो है यह अरबियन सी में कराची के निकट गिर जाती है। 5 नदी जो कि झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हम लोग अभी डिस्कस किए हुए थे। 5 नदी। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है और यह 3 देश चीन, भारत, पाकिस्तान। इसके बाद हम लोग देखे हुए थे जो सतलज नदी है यह तिब्बत के राकस से निकलती होती है। और झेलम नदी यह वैरीनाग झील से निकलती है, चेनाब नदी में मिल जाती है, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है, रावी रोहतांग दर्रा से निकलती है, चेनाब नदी में मिल जाती है, लाहौर रावी नदी के तट पर है, सतलुज राकस ताल से चेनाब नदी में आकर मिल जाती है। और भाखड़ा बांध जो है यह सतलुज नदी पर ही है। व्यास जो है यह रोहतांग दर्रे से निकलती होती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और जो सतलुज नदी है इसमें आकर मिल जाती है। कौन सी नदी, व्यास नदी। और जहां पर यह नदी मिलती है, व्यास नदी और सतलुज नदी का जो संगम स्थल है, यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई है जो इंदिरा गांधी नहर पंजाब और राजस्थान की ओर चली जाती है। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए हुए थे जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर है, जबकि अगर सिंधु नदी की बात की जाए 2880 किलोमीटर है। उसमें हम लोग थोड़ा सा एक फैक्ट बताना भूल गए थे, यह 709 किलोमीटर जो है भारत में बहती है सिंधु नदी, और अगर बात की जाए तो 916 किलोमीटर यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती है। यह हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बता रहे हैं। और यहीं पर बात की जाए चीन, भारत, बांग्लादेश तीनों देशों में बहती है कौन सी नदी, तो यह ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से पुकारा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, यह हम कुछ इसके सहायक नदियों के बारे में देखे हुए थे। इसके बाद आपका आ जाएगा जो सहायक नदी, जो खासा इंपॉर्टेंट, अगर आप स्टेट पीसीएस यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तो फिर आपके लिए यह जो मैप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को अब यहाँ पर ये कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है यह तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, जबकि राकस ताल की बात की जाए यह सतलज नदी निकलती है। बारालाचा दर्रे से जो नदी निकलती है यह चेनाब नदी,
जो कि चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। वेरीनाग झील से जो नदी निकल रही है सॉरी, तो यह नदी है झेलम नदी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मानस नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है मानस। अब इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो इसमें हम लोग देखते हैं दिबांग, कोसेंग, लोहित, यह तीनों नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दिबांग, कोसेंग, लोहित, यह तीनों नदी जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश से लोहित और सुबनसिरी नदी बहती है। यहाँ आप मैप देख सकते हैं, यह जो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है ये लोहित और सुबनसिरी। जबकि एक नदी है जो बराक नदी है, यह मणिपुर से निकलती होती है, मणिपुर से निकलती होते मिजोरम होते हुए, असम होते हुए यह बांग्लादेश में मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी से। ओके, तो इस प्रकार जो आंसर हो जाएगा आपका यह 2 और 3 सुबनसिरी और लोहित नदी हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं भारत में यारलुंग जांगबो नदी जो है किस नाम से जाना जाता है? जो सांगपो या यारलुंग जांगबो यह ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। कौन सी नदी का? ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है यह ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी, सिंधु नदी, उपर्युक्त सभी नदियों का जो स्रोत है, तीनों नदियों का जो स्रोत है यह तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगर बात करें तो तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती? तीनों नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो के नाम से। जबकि पद्मा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो बांग्लादेश में। जबकि दिबांग नदी जो है यह एक सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में जाकर मिलती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात किया जाए तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हम अभी पढ़े हुए थे चेनाब, जो कि मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। भारत में सांगपो को किस नाम से जाना जाता है? यह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस नदी किस नदी की? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। रावी नदी का जो उद्गम स्थल है यह रोहतांग दर्रा है। और व्यास नदी का भी जो उद्गम स्थल है, रो से रावी, रो से रोहतांग, दोनों रो से शुरू, इस तरीके से याद रख लीजिए। और व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है यह भी रोहतांग दर्रा है। मानसरोवर झील कौन से नदी का उद्गम स्थल? तो यह हो जाएगा सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों। बारालाचा दर्रा चिनाब नदी। चोलामो झील तिस्ता नदी। चोलामो झील तिस्ता रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर बात आती है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? चिनाब नदी को चंद्रभागा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है जो बनाता है यह ब्रह्मपुत्र नदी बनाता है। माजुली जो है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी बनाता होता है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर किस नदी के तट पर है? लाहौर रो से खत्म, रो से शुरू, रावी नदी के तट पर। कराची पूछे तो हो जाएगा आपका सिंधु नदी के तट पर। लेह पूछे तो लेह जो लद्दाख में पड़ता है शहर, यह सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। थैंक यू। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो है आप इस कोरोना एपिडेमिक में जो है अपने पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू।